हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। एक नई सीरीज, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। जी हां, आरंभ बैच हमारा जो है कि रिज्यूम हो रहा है यहां पर, या कह सकते हैं कि स्टार्ट हो रहा है उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में हैं और इंतजार कर रहे थे कि सर आरंभ के लेक्चर कब आएंगे। आरंभ बैच इस बार एक नई कहते हैं कि पैटर्न में आया हुआ है। सर इस पैटर्न में क्या होने वाला है, ये नया आरंभ बैच क्या लेकर आया है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि भाई आरंभ बैच जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के रूप में आया हुआ है। बिल्कुल सही। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर होंगे हमारे एकदम स्टार्टिंग से ही होंगे। मतलब आपने कम्युनिटी पोस्ट में भी देखा होगा, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 पूरा इसी पैटर्न में मैं आगे लेके चलने वाला हूं। तो आपको चैप्टर नंबर 1 के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 2 के बाद कौन सा पढ़ना है, पहले से मालूम है, क्योंकि हम कहीं पर भी जिगजैग नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा करवाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है तो बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद पूछे जा सकते हैं। तो हम जो है कि जो बार बार आने वाले हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनको मिक्स करके ले रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि सर 2-3 क्वेश्चन ही कराओगे क्या एक चैप्टर में, नहीं, 1-2 क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, 1-2 टॉपिक नहीं कराएंगे, मैक्सिमम टॉपिक कवर होगा, प्रोवाइडेड कि उस मैक्सिमम टॉपिक से क्वेश्चंस निकलेंगे, गारंटीड है, ठीक है। जो अनवांटेड होते हैं, जिनके ऊपर टाइम वेस्ट करना होता है, वो टॉपिक हम यहाँ पे स्किप करेंगे या फिर वो टॉपिक पे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत प्यारे से लेक्चर को, इस सेशन को। बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि यार बहुत ही ज़्यादा पवित्र कह सकता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है एक भारतीय के लिए, क्योंकि 15 अगस्त शायद ये हर एक भारतीय किसी भी कीमत पर नहीं भूलता होगा, क्योंकि ये वो दिन है जहां पर हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। और इस दिन जो है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ था, पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। तो सारे स्टूडेंट्स को जो हमें देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, सारे स्टूडेंट्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी परमिशन से हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए, जो पहला चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। इसमें क्या क्या है जरा मैं वो डिस्कस करूंगा कि सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, और फिर आज हम कौन सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। तो अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करता हूं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूंगा तो सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे पहले आता है कि सर एक्चुअल में 2 तरह के सॉलिड होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस। एक क्रिस्टलाइन है, एक एमॉर्फस है। अच्छा सर, जो क्रिस्टलाइन है वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो कहीं ना कहीं वो रेगुलर पैटर्न दिखाता है। वो क्या दिखाता है, रेगुलर पैटर्न दिखाता है। इसके ऊपर डिटेलिंग हम करने वाले हैं आगे। और एमॉर्फस क्या होता है, ये इरेगुलर पैटर्न दिखाता है, अपने ऑब्जेक्ट का या अपने मैटर का इरेगुलर पैटर्न दिखाता है। चलो ये तो हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में, लेकिन उसके अलावा और क्या है सर, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस तो समझ में आ गया। सॉलिड स्टेट के अंदर जो पहला कॉन्सेप्ट निकलेगा वही है। फिर उसके बाद आता है कि सर एक्चुअल में कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऐसा नाम आप सुनेंगे आगे। तो जैसे कि मैंने बोला आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म अगर मैं बोलता हूं, ये टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए मिलेगा। इस तरह से टॉपिक समझने के लिए मिलेंगे। टॉपिक हम करने वाले हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद हम एक मेजर टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो होने वाला है टाइप्स ऑफ सॉलिड। काफी इंटरेस्टिंग होता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड बोलो या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बोलेंगे तो भी चलेगा कि भाई क्लासिफिकेशन, एग्जैक्टली जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है वो ये हम करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 तरह के सॉलिड आपको मालूम पड़ेंगे। आयनिक सॉलिड हो गया, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन लेंगे। तो जैसे आपका हो गया आयोनिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि भाई आयोनिक मेरे पास है, फिर मॉलिक्यूलर मेरे पास है, ठीक है, इस तरह से। फिर आप बोलेंगे सर नेटवर्क वाला मेरे पास है, नेटवर्क क्रिस्टल। फिर उसके बाद आप बोलेंगे मेटालिक मेरे पास है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं ये आज के लेक्चर में हम कवर करने की
कोशिश करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा धमाल होने वाला है, एकदम बवाल मचेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट कि भाई क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सबसे पहले सर ये सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर सॉलिड क्या है, सॉलिड मतलब क्या होता है। तो देखो जब भी आप बात करते हो स्टेट की, ठीक है, स्टेट की अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार जो स्टेट होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं अवस्था। मतलब किस रूप में सामने वाला है, पानी वाले रूप में है, लिक्विड फॉर्मेट में है, गैस के रूप में है, या एकदम टाइटली सॉलिड है, तो वो स्टेट की बात हो रही है। तो यहां पर तीन तरह की हमको चीजें मिलती हैं। एक मिलता है सॉलिड, एक मिलता है लिक्विड, और एक मिलता है गैस। ऐसे तीन तरह की चीजें हमको दिखाई देती हैं। फिर से सुन लो, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, और एक गैस है। अब ये आप जरा सोचो, दिमाग चलाओ कि यार हमको तीन स्टेट में से कौन सा पढ़ना है, सिर्फ सॉलिड स्टेट पढ़ना है। आप समझ रहे हैं क्या है ये, मतलब कि सर ये जो सॉलिड वर्जन है, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड जो हमारे ऑब्जेक्ट होंगे, इनको पढ़ना है, इनका ही स्टेट हमें क्या करना है बच्चा, पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो बड़ा ईजी है, सॉलिड स्टेट मतलब जिसके पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक होते हैं। बिल्कुल सही, जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, जिनमें स्पेस नहीं होता है। अगर आप गैप देखेंगे तो बहुत कम होता है, सेपरेशन गैप बिल्कुल कम होता है। इनका मास फिक्स्ड होता है, मास तो हर किसी का फिक्स्ड होता है, मतलब इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, जिनका शेप भी फिक्स्ड होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हम जनरली लोअर क्लासेस में जानते थे, छोटे क्लासेस में हम ये सब जानते थे। आज क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे कि भाई एक्चुअल में जो सॉलिड की बात करते हैं हम लोग, उसके भी कई टाइप्स होते हैं। देखो स्टेट्स के तीन टाइप मिले, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम बात करेंगे सिर्फ सॉलिड की। सॉलिड का बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जरूरत नहीं है क्लास 12 में, बट क्या था मैंने आपको बताया। बट अब ये सॉलिड के भी टाइप्स निकलते हैं सामने से। सॉलिड की भी क्या निकलते हैं, टाइप्स निकलते हैं। भाई दो तरह का सॉलिड हो सकता है, कौन कौन से हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। तो दो तरह के जो सॉलिड होंगे वो होने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। बहुत जबरदस्त होने वाला है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। अब अगला क्वेश्चन यही आता है कि सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर कुछ पॉइंटर्स निकलते हैं एग्जाम में। कभी कभी आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, गारंटीड क्वेश्चन है, इस साल भी छप सकता है, बहुत खास क्वेश्चन होता है। तो सर क्या होता है, चलिए हम जरा सा बात करते हैं क्रिस्टलाइन के बारे में कि क्रिस्टलाइन एग्जैक्टली क्या है। तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि यार इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। मतलब रेगुलर मैनर क्या होता है जरा वो समझते हैं। तो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर, मतलब वो एक पीरियड में अरेंज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो कुछ इस तरह से कि भाई एक क्यूब ले लिया मैंने, या एक स्क्वायर जैसा जगह ले लिया, ये मेरा सॉलिड पार्टिकल्स है। अब ये मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना, वो बहुत ही रेगुलर पैटर्न में है। वो कुछ इस तरह से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा है समझो। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको समझ में आएगा, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। तो बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना कि सिस्टमैटिक तरीके से एक दूसरे से टच होके इस तरह से आप देख सकते हैं। इनको बोलते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट, जहाँ पर पार्टिकल का पैटर्न जो है ना पीरियोडिक पैटर्न में होता है। मतलब एक के बाद एक, एक के नीचे एक, कहीं पर भी अप एंड डाउन नहीं है, कहीं पे जिगजैग नहीं है। दैट इज कॉल्ड रेगुलर मैनर। कि मतलब अगर एक पार्टिकल को मैं चेक करना चाहूँगी क्या ये अरेंजमेंट सही है, तो आप देखेंगे कि अरे एकदम सही दिख रहा है मुझे, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं। अगर आप चाहेंगे कि सर नीचे वाले में चेक किया तो या नीचे वाले में भी सेम आ रहा है, एकदम पार्टिकल टच हो रहे हैं एक दूसरे को, तो इनको बोलते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर आता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर आप इनको मेल्ट करेंगे तो दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब क्या होता है यहाँ पे, शार्प मतलब समझना है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, ये समझना है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट निकलता है, चार पॉइंट तो जनरली हमको आना ही चाहिए। तीसरा जो पॉइंट निकलता है आपके लिए कि यार अगर मैं इनको ऑब्जर्व करूं तो इनका जो अरेंजमेंट जो मुझे दिख रहा है, ये जो सिस्टमेटिक तरीके से जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये लॉन्ग रेंज में दिख रहा है। लॉन्ग रेंज मतलब एक पार्टिकल अरेंज है दूसरे पार्टिकल के बाजू में, बाजू वाला फिर बाजू वाला फिर बाजू वाला, और ये सब क्या है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। छोटे लेवल पे अरेंज है नहीं यार, जितना बड़ा सब्सटेंस है उतने लेवल तक पूरे अरेंज है, समझेंगे नहीं। तो मतलब ये लॉन्ग रेंज नेचर दिखाते हैं इनके
रेगुलरिटी की बात करेंगे तो ये लॉन्ग रेंज कवर करते हैं, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है इसके लिए कि भाई जब हमने इसको देखा तो यार हमको ऐसा लगा कि ये सॉलिड है, सच में सॉलिड है, ये कोई ऐसा नहीं कि सॉलिड के नाम पर धोखा है, नहीं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, ये सच में ट्रू सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ले सकते हैं कि ये जो है एन आइसोट्रोपिक है, ये नया चीज है आपके लिए, मैं समझाऊंगा क्या होता है एन आइसोट्रोपिक। फिलहाल अभी आप बस ये याद करके रखो कि भाई ये एन आइसोट्रोपिक है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको अलग पेज पे। ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ये क्या बोला मैंने। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि सर मुझे एमॉर्फस के बारे में बताओ क्या होने वाला है, तो एमॉर्फस इसका उल्टा कर दो, आपको एमॉर्फस के पॉइंट बन जाएंगे आराम से। देखो क्या होने वाला है कि भाई ये रेगुलर मैनर में है, बट ये तो भाई रेगुलर मैनर में तो नहीं है भाई, कुछ भी कर लो, मतलब ये कैसे है, ये ऑर्डरली अरेंज्ड है, लेकिन ये क्या है, ये डिसऑर्डरली मैनर में अरेंज है, डिसऑर्डरली मैनर में अरेंज है। डिसऑर्डरली मतलब क्या होता है, मतलब ऑर्डर में नहीं है, रेगुलर नहीं है। कैसे सर, जरा बना के दिखाओ हमको। तो जैसे कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, पार्टिकल्स रखना शुरू किया, 1 2 3 4 5, कोई अरेंजमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ अरेंज है, छोटा है बड़ा है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है भाई, कोई पैटर्न नहीं है, दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे कि ये इर्रेगुलर में। तो अगर मैं बोलूँ कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, एकदम बहुत नहीं, इनका मेल्टिंग पॉइंट किसी भी कीमत पे शार्प तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट डिसऑर्डरली है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चा, शार्प नहीं है, दे हैव अ रेंज फॉर द मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव अ लॉन्ग रेंज फॉर मेल्टिंग पॉइंट, रेंज फॉर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। रेंज मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि अगर बोलेंगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है ना बॉइलिंग पॉइंट, वैसे इनका फिक्स्ड होता है लेकिन इनका फिक्स्ड नहीं है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि ये शॉर्ट रेंज का ही काम करते हैं, इनके जो अरेंजमेंट होते हैं ना पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, वो शॉर्ट रेंज तक ही चलेंगे। शॉर्ट रेंज मतलब क्या हो गया सर, तो ये शॉर्ट रेंज तक ही रेगुलर रहेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो एग्जांपल के लिए कि ये पार्टिकल इसके बाजू में अटैच है, ये इसके बाजू में अटैच है, चलो देखते हैं कि ऐसा कितना अटैचमेंट है। इधर ध्यान देना, ये इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है। अरे सर ये तीनों आपस में बड़े अच्छे से अरेंज थे, लेकिन ये चौथा थोड़ा सा नीचे चला गया, पांचवा और नीचे चला गया, छठवां तो और नीचे चला गया, मतलब ये पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये रेगुलर मैनर में जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो बहुत कम बोलते हैं कि लेंथ तक रहेगा, मतलब शॉर्ट रेंज का ये अरेंजमेंट जो है कि रेगुलर दिखाएंगे, बाकी सब डिस्टर्ब वाले ही रहेंगे। और एक और पॉइंट निकलता है कि ये ट्रू सॉलिड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इनको हम ट्रू सॉलिड बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो ये ट्रू सॉलिड है क्या, नहीं है, ये ट्रू सॉलिड तो नहीं है भाई, ठीक है, नॉट अ ट्रू सॉलिड, नॉट ट्रू सॉलिड। और जो अगला टॉपिक निकलता है ये आइसोट्रोपिक होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं। चलो यहां तक समझ में आया, मतलब यहां से ना आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि यार हमको डिस्टिंग्विश समझ में आने लगा, धीरे धीरे ये 2 मार्क का क्वेश्चन समझ में आने लगा। चलिए जो टॉपिक की हम बात कर रहे थे वो सब अभी बताने वाला हूं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे तो 2 तरह के सॉलिड मैंने आपको बताया, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। कौन से आंसर्स लिखने वो भी मैंने बता दिया, बट नोट्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि सर मुझे कैसे फ्रेमिंग करनी है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर अरेंजमेंट का पार्टिकल कैसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होने वाला है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से इररेगुलर होगा, डिसऑर्डरली मैनर होने वाले हैं। तो रेगुलर का अपोजिट इररेगुलर यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। लॉन्ग ऑर्डर होंगे यहाँ पर, जो लॉन्ग रेंज मिलने वाला है ऑर्डर का पार्टिकल का, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, शॉर्ट ऑर्डर होंगे। अगर पार्टिकल के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो शॉर्ट रेंज होगा या फिर शॉर्ट ऑर्डर होने वाला है। चलेगा, 2 पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है कि दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड, दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड। अच्छा, ट्रू सॉलिड का यहाँ पर अपोजिट आपके लिए सूडो सॉलिड, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स, फेक फोर्स, फॉल्स फोर्स। वैसे ही सूडो सॉलिड, भाई तुम सॉलिड हो लेकिन तुम हो नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, इट्स काइंड ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चा, शार्प। शार्प मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, बट दे हैव अ रेंज्ड मेल्टिंग पॉइंट। रेंज मतलब एक रेंज पाया जाता है इनके अंदर। और अगला पॉइंट है कि भाई दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया नहीं आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक का मतलब। चलिए उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला, एकदम नसों में बैठेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे चलता हूँ मैं आपको इसको बताने के लिए, ध्यान देना। यहाँ पर जब मैं टॉपिक की बात करता हूँ कि यार आइसोट्रोपिक क्या होता है और एनआइसोट्रोपिक क्या होता है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी जरूरत पड़ने वाली है।
जब मैं बोलता हूं एन आइसोट्रोपिक, समझो पहले जरा, एन आइसोट्रोपिक और दूसरी जगह पे आ गया आइसोट्रोपिक। पहले मीनिंग समझ लो। आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन। अब ये सेम डायरेक्शन क्या है सर? यहां पर भी आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन, बट आगे एन लग गया है तो ये एन जो है कि नॉट का काम करेगा। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा होगा कि सर एक क्रिस्टलाइन हमको ये बोल रहा है, क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी थी, क्रिस्टलाइन हमको बोल रहा है कि नॉट सेम डायरेक्शन, और एमॉर्फस बोल रहा है सेम डायरेक्शन, बट सर क्या क्या वो बताइए पहले। तो ये बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन क्या बोलता है कि भाई मेरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो हर डायरेक्शन से सेम नहीं होगी। कैसे सर? एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये क्रिस्टलाइन की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? क्रिस्टलाइन के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन के लिए था। ये किसके लिए है? एमॉर्फस के लिए। कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझ में आ गया? आप सामने वालों को समझा सकते हैं, इतना आपको बढ़िया समझा दूंगा मैं, बस आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? सिस्टमैटिक ऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं नीचे, ठीक है। ये है मेरा क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट और ये है मेरा एमॉर्फस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना जरा, इसमें कहीं भी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरा एमॉर्फस है। चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान के चलो कि एक मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कई फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। एक मैं समझा रहा हूं आपको, आपको दिमाग में नसों में बैठ जाएगा। मैंने एक प्रॉपर्टी लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा क्रिस्टलाइन के लिए क्या होता है बच्चा? नॉट सेम एट सेम, मतलब सेम डायरेक्शन से सेम नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर अलग अलग डायरेक्शन में लेने वाला हूं तो अलग अलग क्या होगा बच्चा? इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट दिखेगा। ऐसा क्रिस्टलाइन में होने वाला है, जबकि यहां पर किसी भी डायरेक्शन से करो वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम होगा। तो मैं एक प्रॉपर्टी क्या ले रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ लाइट ले रहा हूं। ध्यान देना जरा। चलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट को मैं यहां से पास करता हूं। वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब लाइट को मैं यहां से पास करता हूं। तो जब मैं लाइट को यहां से पास करूंगा तो लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा टकराएगा टकराएगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर ये पूरा ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, इसलिए इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वहां पर कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बच्चा? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए हम ऐसा मान रहे हैं कि यार स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर कम हो जाएगी, तो इस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। अब अगर किसी और डायरेक्शन से स्पीड ऑफ लाइट कम ही होती तो हम बोलेंगे यार तब तो सेम ही हो रहा है, तब तो टेंशन ही नहीं। बट जैसे ही मैंने पार्टिकल को यहां से पास किया, जरा ध्यान देना, यहां से पास किया, ये दिखाई दे रहा है सबको। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चा कि इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डरली मैनर में अरेंज है, तो ये दोनों पार्टिकल के बीच में बच्चा अगर आप देखेंगे तो हल्का सा क्या रहेगा बच्चा? गैप जैसा रहेगा। मतलब उतना सॉलिड नहीं रहेगा जितना ये सॉलिड था, उतना सॉलिड नेचर नहीं मिलेगा, मतलब यहां पर गैप रहेगा। तो जब लाइट गैप में से पास होगा ना बच्चा इस तरह से, आप समझ पा रहे हैं सब लोग, तो लाइट की स्पीड इसके कंपेयर में ना ज्यादा रहेगी। आप समझ रहे हैं? मतलब जब लाइट यहां से पास होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पास हो रहा है या फिर यहां से पास हो रहा है, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया। देखो ये वाला डायरेक्शन अलग था, ये डायरेक्शन अलग है। अब यहां पे लाइट का स्पीड अलग है, लेकिन यहां पे लाइट का स्पीड अलग है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है क्रिस्टलाइन का, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन से यूज करने पे डिफरेंट आएगा, नॉट द सेम, नॉट सेम डायरेक्शन। अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में ले रहा हूं, अगर किसी क्रिस्टलाइन का फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहा हूं और उसको मैं उस ऑब्जेक्ट में, उस सब्सटेंस में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई अलग अलग डायरेक्शन से वो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आ रही है, सेम नहीं आ रही है, तब हम बोलेंगे वो क्रिस्टलाइन है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड एंड आइसोट्रोपिक है। इधर कुछ जा रहा हूं थोड़ा थोड़ा, यहां पर आते हैं जरा। यहां पर मैंने क्या किया भाई? मैंने बोला कि सर चलो यहां से शुरू करते हैं। यहां से मैंने शुरू किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार पार्टिकल आ गया, देखो ये पार्टिकल देखो आ गया, यहां पर भी पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल, मतलब कहीं ना कहीं 2-3 पार्टिकल मिल जा रहे हैं। तो यहां पर पार्टिकल की वजह से स्पीड क्या हो गया मेरा? स्पीड ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल कम हो गया, ठीक है। एक अब मैंने बोला कि चलो मैं उल्टा लेके चलता हूँ, मैं स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ से पास करता हूँ, बीच में से कहीं कोई पार्टिकल टच ना करे। लेकिन भाई ये कैसा अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट ना बच्चा डिसऑर्डरली मैनर में है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो इरेगुलर में आपको सामने कोई ना कोई पार्टिकल मिल ही जाएगा, क्योंकि रेगुलर में तो है नहीं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि पार्टिकल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं आगेगा, तो अरे मेरे भाई देखो पार्टिकल यहाँ पे आ गया,
यहाँ पर पार्टिकल आ गया, यहाँ पर देखो पहले ही पार्टिकल आ गया, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी वो अभी भी वैसा ही नेचर दिखाएगा जैसा पहले था। समझा बच्चा? कम। या फिर आप बोलेंगे सर ऊपर से पास करता हूँ जहाँ पे पार्टिकल नहीं है, समझो यहाँ से पास किया, पार्टिकल नहीं है, लेकिन आगे कौन आ गया? पार्टिकल आ गया, दिख रहा है? तो एक पार्टिकल आ गया कि नहीं आ गया, तो वो पार्टिकल क्या करेगा? स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाई किसी भी डायरेक्शन से आप जाओ, सेम डायरेक्शन, सेम आइसोट्रोपिक, सेम डायरेक्शन, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी गोइंग टू बी सेम एट एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन जाओ आपको सेम ही प्रॉपर्टी मिलने वाली है, या कह सकते हैं कि सेम तरह का आपको पैटर्न मिलने वाला है। इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक, इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नसों में बैठा होगा। अब ये क्वेश्चन अलग से एक आता है 2 मार्क के लिए। देखो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, डिस्टिंग्विश समझ में आ गया, लेकिन अलग से एक क्वेश्चन आता है कि भाई सॉलिड स्टेट के अंदर जो क्रिस्टलाइन है बस उसको ही एक्सप्लेन करो। तब आपको जो स्टार्टिंग के 5 पॉइंट मैंने बताया फर्स्ट हाफ में वही आपको बताने होंगे, ठीक है? चलिए वो भी कंसेप्ट देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन क्रिस्टलाइन का जो है बच्चा वो यहाँ पर दिखेगा, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगा, जरा देख लो। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया सिर्फ क्रिस्टलाइन को एक्सप्लेन करो, सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज ए रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब कि इनके अंदर क्या पाया जाएगा? रेगुलरिटी मिलती है एंड पीरियोडिसिटी मिलती है, चलेगा? अरेंजमेंट इन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट मतलब जो पार्टिकल्स यहाँ पर अरेंज होते हैं। यस, दूसरा जो इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग रेंज, मतलब कि इनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज तक रहता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वही पॉइंट, उसी पॉइंट की बात में जो मैंने पीछे बताया है। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया बिकॉज ये लिखने के लिए आ रहा है आपको 2 मार्क के लिए। दैट दे मेल्ट एट अ डिफरेंट, का मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे। ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर एन आइसोट्रोपिक। भाई ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एन आइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब सर अनदर वर्ड में क्या बोला है? देयर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। यह हमेशा जो है ना अलग अलग डायरेक्शन से अलग आ जाएगा, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। बहुत से लोग को नहीं समझ में आता है सर यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ से आ गया, हम क्या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन आ गया। वापस से सोचो मैंने क्या बताया कि अगर कोई आपके पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है इस तरह से, ये पार्टिकल्स है जो कि ऑर्डरली मैनर में अरेंज है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, एक एग्जांपल के लिए यहां से अगर मैं लाइट पास करूंगा तो वो लाइट इससे पास होता जाएगा, तो मतलब यहां पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी। लेकिन अगर मैं पार्टिकल को यहां से पास करा रहा हूं तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट उसकी डिफर होगी, बिकॉज यहां पर पार्टिकल से पास नहीं हो रहा है, पार्टिकल के अंदर से पास नहीं हो रहा है, पार्टिकल के साइड एज से पास हो रहा है, तो मे बी उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से प्रॉपर्टी बदल गई, डिफरेंट हो गई। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं जरा एमॉर्फस की तरफ। तो एमॉर्फस क्या बोल रहा है जरा वो भी देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने करा दिया तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। एमॉर्फस सॉलिड, सर एमॉर्फस सॉलिड क्या है? द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन एमॉर्फस सॉलिड आर रैंडमली अरेंज्ड, ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। द पार्टिकल्स डू नॉट हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, इनके पास डू नॉट हैव अ लॉन्ग रेंज। सर लॉन्ग रेंज क्यों नहीं होता? रीजन समझ में आ गया, क्योंकि 1-2 पार्टिकल ही अरेंज होते हैं, उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो यहाँ जिगजैग पैटर्न में आने लगते हैं, ठीक है? बट दे डू हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कुछ 2-4 पार्टिकल ही अरेंज होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बच्चा फिक्स्ड नहीं होता है, तो दे हैव अ लॉन्ग रेंज फॉर दैट, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर टेम्परेचर इंटरवल, कुछ टेम्परेचर का रेंज होता है वहां तक होते हैं। तो ऑन हीटिंग एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली सॉफ्टन एंड स्टार्ट टू फ्लो, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये हमें देखने के लिए मिलता है एमॉर्फस के अंदर। फिर दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आइसोट्रोपिक का मतलब सेम डायरेक्शन, इन अनदर वर्ड देयर प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है? दे ऑल आर इनडिपेंडेंट ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। मतलब भाई कोई भी डायरेक्शन कहीं से भी लो, प्रॉपर्टी बदलने वाली नहीं है। मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सब्सटेंस रिमेन सेम वेदर यू चेंज द डायरेक्शन और नॉट। आप डायरेक्शन बदलो या मत बदलो, मतलब ये इनडिपेंडेंट है डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्शन बदलने पर भी प्रॉपर्टी बदलने वाली नहीं है। इनके बोलने का मतलब ये है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई दे आर, या दिस फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, और फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन बदलने के बाद भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, पीछे क्या होगा, बदल गया था, ठीक है? दे एग्जिबिट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर एनी प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, वही बोला उसने नीचे कि भाई उनकी जो मैग्नीट्यूड रहेगी प्रॉपर्टी वो बदलने वाली नहीं है, इट विल रिमेन सेम फॉर एवरी साइड एवरी डायरेक्शन। पिक्चर क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत हो रही किसी को? क्या ये 2 पॉइंट एकदम क्लियर हो चुके हैं?
एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट जो होने वाला है मजेदार होने वाला है, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो सर ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? चलिए, तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है, आइसो मतलब अगेन सेम, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि यार कहीं ना कहीं एटॉमिक रेशियो जो हम लेते हैं ना उसकी हम बात करने वाले हैं। तो टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे जिनके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेंगे, देखने में ऐसा लगेगा कि सेम सेम है, दे आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस, उनको हम आइसोमॉर्फस बोलते हैं। एंड दिस सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस द केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो। देख लो जरा, केमिकल कंपोजिशन जो होगा बच्चा वो कहीं ना कहीं आपको सेम एटॉमिक रेशियो फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जरा देख लो, इजी है, सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड NaF और MgO। सर Na कितना है? सर Na 1 है, F कितना? 1 है। तो एटम के मामले में Na 1 F 1, 1:1 हो गया। MgO में भी क्या हो रहा है? Mg 1 है, O 1 है, तो सर कितना हो गया? 1:1 हो गया। मतलब आइसोमॉर्फिज्म में हमको ये बोलना है कि आइसो मतलब सेम, मॉर्फोलॉजी मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी, तो ये वही बोलना चाह रहे हैं कि भाई आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेंगे एंड दे आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। और इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है सर? इसमें ये होने वाला है कि इनका जो एटॉमिक रेशियो रहेगा वो सेम होने वाला है। समझे जरा, देखो, इन दिस सब्सटेंस द केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो। एग्जांपल्स आपके सामने। दूसरा एग्जांपल NaNO3, देखो यहाँ पर Na1 N1 और O3, Ca1 C1 और O3, मतलब ये 1:1:3 का रेंज दिखाएगा। देखो यहाँ पे नीचे दिया है, पहला 1:1, दूसरा 1:1:3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है एकदम? तो इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। सर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एलोट्रॉपी नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर कोई भी एलिमेंट में लेता हूं, जैसे कि कार्बन मैंने ले लिया, एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट के अंदर क्या होता है? डायमंड हो गया, फ्लोरीन हो गए, ग्रेफाइट हो गए, उनके एलोट्रॉपी के पैटर्न होते हैं, मतलब एक कोई बंदा है उसका अलग अलग रूप। अब ये एलिमेंट के लिए मैंने बात किया, लेकिन अगर यही चीज किसी सब्सटेंस के लिए रहेगी तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कई रूप, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। चलो देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अ सिंगल सब्सटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एलिमेंट होता तो हम बोलते हैं एलोट्रॉपी, बट अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स, दो या दो से ज्यादा फॉर्म में बिलोंग करेगा, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तब उसको हम बोलेंगे आर सेड टू बी पॉलीमॉर्फस, उसको हम पॉलीमॉर्फस के नाम से जानेंगे। क्लियर है? पॉलीमॉर्फस ऑफ अ सब्सटेंस आर फॉर्म्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पर कैल्सीसाइड, जो कि प्रिज्म बनाने के काम में आता है, आपको पता होगा निकोल प्रिज्म में कैल्सीसाइड यूज होता है, हैलोजन डेरिवेटिव में सिखाऊंगा आपको मैं। तो कैल्सीसाइड एंड आर्गोनाइट आर 2 फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पे क्या बोला इसने कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है बच्चा, उसके 2 फॉर्म निकल रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सब्सटेंस, फॉर्मूला सबको मालूम है, CaCO3, दिस इज द सब्सटेंस। इससे 2 बंदे निकल रहे हैं, एक कैल्सीसाइड और एक आर्गोनाइट। समझ में आया? तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? मेरा मेन हो गया सब्सटेंस, उसके अंदर 2 बंदे निकल रहे हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि सर सिलिका एक बंदा है, उसके 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या 2 से ज़्यादा यहाँ पर हमको पैटर्न मिल रहे हैं, सब्सटेंस मिल रहे हैं। पहला अल्फा कॉर्ड्स के रूप में मिलेगा, बीटा कॉर्ड्स मिलेगा, और उसके बाद है क्रिस्टोबलाइट के रूप में मिलेगा। तो ये 3 इसके टाइप्स हैं सिलिका के अंदर, मतलब दिस 3 सेवरल फॉर्म्स ऑफ सिलिका इज बेसिकली कंसीडर्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? सर अगर सिंगल एलिमेंट से निकलने वाले कुछ लोग रहेंगे तो क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी बोलेंगे। क्लियरली बता रहा हूं ताकि गड़बड़ ना होने पाए। कोई दिक्कत है किसी को? कहीं पर भी देखो यहाँ पर लिखा भी है कि पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ये लाइन क्या बोल रहे हैं कि अगर पॉलीमॉर्फिज्म आप ले रहे हो अकरिंग इन एलिमेंट, किसी एलिमेंट में अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे यार ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, एलोट्रॉपी बन चुके हो तुम, ठीक है। तो वो एलोट्रॉपी की बात करेंगे। जैसे कार्बन के लिए डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन जो होते हैं, दीज आर द एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो एलोट्रॉपी पार्ट आता है वो ये तीनों होते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी? तो ये जो क्रिस्टलाइन था, एमॉर्फस था, खत्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया, आइसोमॉर्फिज्म समझ में आया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट के अंदर की जो क्रिस्टलाइन चीजें होती हैं, एमॉर्फस की बातें नहीं करेंगे। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो कितने टाइप से बन सकते हैं, कितने कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, एकदम प्यारा सा लेक्चर होने वाला है, बस आप ध्यान से देखते रहो, पूरा का पूरा कंसेप्ट दिमाग की नसों में बिठा दूंगा। तो सर सबसे पहले पीछे मैंने आपको हिंट दिया था
कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसके 4 टाइप से बनते हैं। पहला टाइप था आयोनिक क्रिस्टल। पहले समझेंगे जरा थोड़ा सा कि सर आयोनिक क्रिस्टल है क्या, थोड़ा सा माहौल सेट करते। आयोनिक क्रिस्टल के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो आयोनिक क्रिस्टल क्या है, ये तो क्लियर है कि सर क्रिस्टलाइन का टॉपिक है, ये उसके अंदर से निकला है आयोनिक क्रिस्टल। अब आयोनिक का मतलब ही है कि सर जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात होगी। एग्री कर रहे हो? मतलब इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, वो सही मायने में आयन होने वाले हैं। कोई भी आयन हो सकते हैं बट होंगे तो आयन ही। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कोई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अंदर अप्लाई हो सकता है। कौन सा फोर्स हो सकता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। अच्छा, जब आयन से बनने वाले लोग होते हैं, जरा ध्यान देना यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला सोडियम क्लोराइड बड़ा फेमस एग्जाम्पल होता है, हर बार ये लेते हैं हम। तो ये सोडियम है, ये क्लोराइड है। समझो पहले जरा, सोडियम क्लोराइड को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, नमक की बात कर रहा हूँ, जब ये सॉलिड होता है तब ये कहीं ना कहीं नॉन कंडक्टर जैसा काम करता है। कैसा काम करेगा? नॉन कंडक्टर। सादे नमक में ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना मुश्किल है। अगर सादा नमक ले लूँ मैं, उसमें सॉलिड नमक ले लूँ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूँ तो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उसी नमक को मैं पानी में डाल दूँ और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूँ तो हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। मतलब कि सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो नॉन कंडक्टर रहेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ एक्वस सोल्यूशन में आ जाएगी या मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी, अगर ये एक्वस सोल्यूशन में चला गया तब ये बन जाता है कंडक्टर। तो ये क्या है? ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको इस आयोनिक क्रिस्टल के अंदर समझना था। क्लियर है एकदम? सबको समझ में आ गया आयोनिक क्रिस्टल में क्या क्या बोलना है? कि सर ये आयन से निकलते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, सॉलिड जब बनेंगे तो ये नॉन कंडक्टर का काम करेंगे, एक्वस सोल्यूशन में ये कंडक्टर काम करेंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। और ऑब्वियस है हार्ड होते हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो होती है सॉलिड के बारे में वो आपको बतानी होंगी। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पहला टॉपिक जो निकल रहा है हमारे सामने जो है वो है आयोनिक क्रिस्टल। कोई दिक्कत है? बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। सर ये जो पॉइंटर्स मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पॉइंटर्स अपने जहन में बिठाते चलो। क्या बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है। इसको यहाँ पे समझेंगे आपको लगेगा सर बहुत ईजी जा रहा है। अभी बोलो कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है कि छोटा पार्टिकल कौन है। यहाँ पर आयोनिक सॉलिड के अंदर जो आयन से बने हुए सॉलिड है उनके अंदर सबसे छोटा पार्टिकल कौन होगा? सर आयन ही होगा। अगर कोई मॉलिक्यूलर होता तो हम बोलते कि सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है कि नहीं, या कोवेलेंट वाले में हम बोलते कि सर कोई एटम होगा। तो वो डिपेंड करता है कि भाई सामने कौन सा बंदा है। अगर आप बोलेंगे आयोनिक क्रिस्टल है तो सर आयन सबसे छोटा पार्टिकल होगा। मतलब द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर चार्ज्ड आयन। जो कंस्टिट्यूएंट्स, ये कॉमन चीज है एकदम, सब में ये यूज करने वाला हूं मैं। द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होंगे आयनिक सॉलिड के लिए वो चार्ज्ड आयन होने वाले। केटायन एंड एनायन में डिफर इन साइज, तो ऑब्वियस वो अलग अलग साइज में डिफर करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, ईच आयन ऑफ अ गिवन साइन ऑफ चार्ज इज बॉन्डेड साइन ऑफ अपोजिट चार्ज। मतलब सर, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक पॉजिटिव किसी दूसरे के नेगेटिव से बॉन्ड बनाएगा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव बनाएगा। तो आप सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट नंबर सेकंड में आप ये बोलो, द पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पीछे बताया था मैंने, हाँ सर ऐसा लग रहा है मुझे ये पॉइंट आपने कवर किया था, दिखा दूं? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर, पहला बोला था चार्ज आयन होंगे, दूसरा बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ रहा है? तो जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि हाँ यार मुझे लिखना क्या है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है ना एकदम? चलिए, पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं कि दे आर हार्ड। जैसे मैंने बोला कि भाई सॉलिड है यार तो हार्ड रहेगा ही रहेगा, ये तो हक से बनता है। तो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब कि अगर इनको हम हथौड़ा मारेंगे तो ये चूर्ण बन जाएंगे, पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये हार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट दे आर नॉन कंडक्टर्स। अगर इनको हम ऑब्जर्व अगर मैं करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि यार दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर है। हाउएवर दे आर गुड कंडक्टर व्हेन मेल्टेड और डिजॉल्व इन वाटर। जब पानी में इनको डिजॉल्व करते हैं तो ये बड़े अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। नमक की बात हो रही है, ये कुछ उसके एग्जांपल्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? पहला टॉपिक खत्म हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पहला टॉपिक था बच्चा, आयनिक क्रिस्टल खत्म हो चुका है। चलिए बात करते हैं सेकंड वाला जो कंसेप्ट है हमारा, बहुत प्यारा, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। ठीक है, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। इसमें ना आपको ना ये वर्ड सुनना है, कोवेलेंट मतलब क्या? कोवेलेंट मतलब क्या सर? कोवेलेंट मतलब जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल,
समझ जाओ, आपको काफी इजी लगेगा। देखो पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर है कि सर इसके अंदर जो बंदे अटैच होंगे ना वो एटम्स रहने वाले हैं, क्योंकि कोवेलेंट ना कभी भी एटम के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा एक मैं हाइड्रोजन एटम हूँ, दूसरा कोई हाइड्रोजन एटम है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लाएंगे, मतलब चलो हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो किसके लिए एप्लीकेबल है? एटम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होंगे? एटम्स होंगे। दूसरा कौन सा बॉन्ड इसमें एप्लीकेबल है? जैसे पीछे था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्ट आएगा। तीसरा ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा रहने वाला है। और ये बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टर है, चाहे वो सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट नॉन कंडक्टर पैटर्न दिखाएंगे। तो ये 4 पॉइंट कितना ईजी हो गया, देखो जरा सामने से पॉइंट चल के आ रहा है, लो मुझे लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं, मजेदार। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चा, कवर करना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आंसर देके तुम कंफ्यूज हो रहे हो, पॉइंटर्स को समझने की कोशिश करो। मैंने बोला था कंस्टिट्यूएंट्स आएगा वर्ड, यस सर आ गया। क्या होंगे बोलो? एटम्स होंगे। तो पहला पॉइंट एटम्स के बारे में। दूसरा पॉइंट सर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो आप वो बॉन्ड के बारे में फोकस करो कि द एटम ऑफ दिस क्रिस्टल आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। बस इतना ही बोलना है सर, नीचे का पॉइंट बोलना जरूरी है कुछ नहीं, यहाँ तक बस बोलना है कि भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा एज ए रिजल्ट ऑफ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। तो यहाँ पर ये हो गया कि भाई कोवेलेंट नेटवर्क जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनफैक्ट दे आर हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द मटेरियल। अगर सबकी बात करेंगे जितने हम क्रिस्टलाइन पढ़ने वाले उनमें ये सबसे हार्डेस्ट माने जाते हैं। और यही रीज़न है कि दीज क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड, हेंस दे कैन नॉट बी मोबिल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चा एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, शेयरिंग के लिए जाते हैं, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ वहाँ मूव नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। तो एज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड, लोकलाइज का मतलब एक जगह पे फिक्स्ड हो जाना, डीलोकलाइज अपनी जगह से चेंज कर देना, अपनी जगह को बदल देना, यहाँ पर लोकलाइज्ड है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हो जाते हैं। और एज ए रिजल्ट कोवेलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है, जरा चेक कर बच्चा, क्या इजी पॉइंट्स लग रहे हैं एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। एग्जांपल्स डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइड, देख लो कितना बढ़िया इजी आंसर है, कोई दिक्कत हो रही है कहीं पर भी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सर वो क्या होता है, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, सर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या? जो मॉलिक्यूल से बनता हो, जैसे कि जब मैं बोलता हूं मीथेन मॉलिक्यूल, अब कुछ बच्चे टेंशन में, सर मीथेन कब से सॉलिड होने लगा? मीथेन तो गैस होता है, हमने बचपन में पढ़ा है, मार्शलैंड में जो उत्पन्न होता है उसे मीथेन गैस कहते हैं, याद है कि नहीं? मार्शलैंड मतलब जो दलदली क्षेत्रों से निकलता है उसको मीथेन बोलते हैं। तो सर मीथेन कब से सॉलिड होने लगा? तो यहां पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। मीथेन मॉलिक्यूल लो, गैस के रूप में उसको कंडेंस करो, उसको ठंडा करो, इतना ठंडा करो कि वो लिक्विड बन जाए, और लिक्विड को फिर ठंडा करो कि भाई वो सॉलिड बन जाए। जैसे कि ड्राई आइस नाम सुना होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, पता है? तो ये उसी की बात कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या कंसेप्ट है? तो यहां पर उसी की बात हो रही है कि भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहले तो पार्टिकल जो होंगे इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल होने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो बॉन्ड होगा बच्चा, कोई एक बॉन्ड नहीं है, अलग अलग बॉन्ड हो सकते हैं, अलग अलग बॉन्ड होंगे। जैसे कि इसके अंदर वन डर वाल फोर्स भी हो सकता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है इसके अंदर। तो अलग अलग बॉन्ड यहाँ पर हमको यहाँ पर वैरायटी ऑफ बॉन्ड देखने के लिए मिल सकता है। फिर ये तो सर बाय डिफॉल्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो सर ये लोग तो मतलब शक्ल से लग रहा है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होने वाला है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे। क्यों सर? अरे भाई तुम खुद सोचो कि जिनको हम ठंडा कर करके इतना पीछे लाए हैं, अगर उनको गर्म करने की बात करें तो गर्म होते हैं वो लोग बौखला जाएंगे, फटाफट कोलैप्स हो जाएंगे, फटाफट टूट जाएंगे। मतलब पिक्चर क्लियर है कि सर इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होने वाला है। और साथ में ये नॉन कंडक्टर नेचर तो भाई बचपन से दिखाने वाले हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स तो पैटर्न दिखाने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉइंटर्स हमारा आगे बढ़ने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है, बस देखते चलो। तो क्या करेंगे सर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की बात करेंगे। सर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आपने बोला था कि मॉलिक्यूल सबसे छोटा चीज होने वाला है, बिल्कुल सही। आप चीजों को समझो पहले, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स, इतना ही बोलने का, इतना ही बोलने का, टेंशन लेना नहीं ज़्यादा, इतना ही बोलो, खत्म कहानी, समझा? मतलब कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो आपका क्या होगा बच्चा, मॉलिक्यूल होने वाला है, ठीक है। द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंट, ज्यादातर जो बॉन्ड होंगे कोवेलेंट होंगे। लेकिन सर आपने तो बोला बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस होंगे,
इधर तो कोवेलेंट लिखा हुआ है, कोवेलेंट होता है, लेकिन इसके साथ में आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ फोर्सेस मिलते हैं, जो आगे बोला भी है, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात भी कर लेंगे, कौन कौन से लोग होंगे, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक हो सकता है, ठीक है, वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस हो सकते हैं, या उसके अलावा अगले पेज पर देखो आपको लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो समझ में आया? अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्या है ये एक्चुअली। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसको बोलते हैं? आपको पता है डाइपोल मतलब क्या होता है? जरा पीछे आता हूं मैं आपको बताने के लिए। देखो एक मिनट जरा, डाइपोल डाइपोल किसको बोलते हैं, ध्यान से जरा देखो, मजा आ जाएगा आपको एकदम। जब मैं बोलता हूं डाइपोल, डाइपोल मतलब एक बंदा होगा जिसके पास दो पोल होंगे, पोल मतलब एंड, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्टिंग और एंडिंग जिसके पास होते हैं उसको पोल बोलते हैं। जैसे कि ये स्लाइडर देख लो, ये क्या है आपका स्टार्टिंग है या एंडिंग पकड़ लो, ये क्या है स्टार्टिंग है और ये क्या है एंडिंग है, तो इसके दो छोर हैं। छोर समझते हैं, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा, तो ये छोर का मतलब है इस तरह से दो एंडिंग होनी चाहिए। डाइपोल बोला है सर, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे बंदे जिसके पास दो पोलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई मैं ले रहा हूँ HCl ले रहा हूँ, अब HCl में H मेरा प्लस है, Cl मेरा माइनस है, तो इसको बोलेंगे एक पोल, ये दूसरा पोल, मतलब दो एंड पे दो चार्जेस। आप समझ में आ रहा है? जो दो छोर हैं, दो एंड हैं, जो ये एक स्टार्टिंग है एक एंडिंग है, दोनों पे कुछ ना कुछ चार्जेस होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस, उसको बोलते हैं डाइपोल। तो सर ये बोल रहा है डाइपोल डाइपोल दो बार बोला है, मतलब एक डाइपोल हो गया, फिर ये डाइपोल किसी दूसरे डाइपोल के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जरा देखो इस तरह से, तो ये डाइपोल का बॉन्डिंग किसी दूसरे के साथ में हो रहा है, इस तरह की जब बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया? कोई डाउट है कहीं पर भी? जैसे कि H2S ले लिया मैंने, अब H2S में H प्लस होता है, S माइनस होता है, तो एक किसी दूसरे साथ में जाकर जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एकदम क्लियर है अभी? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये लंडन फोर्स क्या है? बहुत सारे बच्चे कर रहे हो सर लंडन फोर्स क्या है, या वीक डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, तो यहीं पे देख लो। लंडन फोर्स जो होता है ना बच्चा, किसी भी न्यूक्लियस के थ्रू जनरेट होता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि कैसे होता है, जरा देखो यहाँ पर, ये जनरली पाया जाता है उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है, जैसे कि एक कार्बन है या हाइड्रोजन पकड़ लो। अब हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ से यहाँ घूमेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ये जगह खाली हो गई, मतलब इस पोर्शन ने, इस पूरे पोर्शन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी पोर्शन छोड़ेगा, जैसे सोडियम जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो प्लस बन जाता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है कि जिस एरिया से इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी और में जाता है, तो जहाँ से निकलता है वो प्लस बन जाता है और जहाँ जाता है वो माइनस बन जाता है। मतलब ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये पूरा पोर्शन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस बन गया। अब ऐसे केसेस में इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड लंडन फोर्स। ठीक है, डिटेल में आपको क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ने के लिए मिलता होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया बच्चा क्या बोला मैंने? लंडन फोर्स बहुत से लोग समझ नहीं पाते, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करता है, जहाँ से अपनी जगह छोड़ता है, वो एरिया, वो पोर्शन प्लस बन जाता है, और जिस साइड जाता है वहाँ पे माइनस बन जाता है। और उसी केस में फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है बच्चा, दोनों पोर्शन के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लंडन फोर्स। सर इसमें एक ही हाइड्रोजन आएगा? नहीं, इसके बाजू में दूसरा हाइड्रोजन होगा, जैसे ये प्लस बनेगा वैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस बनाएगा। माइनस का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा उसको अपने पास खींचेगा। अब इनके बीच में फिर क्या होगा बच्चा, एक फोर्स बनेगा। तो इस तरह से पूरा H2 मॉलिक्यूल पूरा तैयार होता है, ये पूरा होल स्टोरी है, समझे? तो इसको बोलते हैं लंडन फोर्स। तो इसके लिए ना, इसके अंदर ऐसे लोग का ही यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको लगा H2 है, CH4 है, कुछ ऐसे लोग रहेंगे। आप एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, वीक डाइपोल डाइपोल के अंदर HCl आ गया, H2O आ गया, SO2 आ गया। ठीक है, ये प्लस माइनस से जो बनते हैं, दे हैव अ प्रॉपर डाइपोल मोमेंट। वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्स में कौन आएगा सर? CH4 आ गया, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, CH4 आ गया, H2 आ गया, बढ़िया एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बोलो समझ में आया कैसे हो रहा है? चीज़ें एकदम आसान हो रही हैं। ये हो जाएगा H4, ये हो जाएगा H2, ठीक है, CH4 H2, एंड दीज फोर्सेज आर इन्वॉल्व इन द मोनोएटॉमिक सॉलिड। तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई कुछ लोग एक ही एटम से बने होते हैं, आर्गन, नियॉन, जैसे मैंने बोला ना हाइड्रोजन एक ही एटम, मैंने बता रहा था,
बट अगर सोचोगे आर्गन है, नियॉन है, तो इनके अंदर भी प्लस माइनस वैसे ही बनता है और इस तरह से स्टेबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई ये तो उनके अंदर पाया जाएगा जिनके अंदर H रहेगा, ये तो बड़ा सिंपल है। जिसके पास भी H अवेलेबल है, खत्म कहानी, उसके पास H की बॉन्डिंग रहेगी और वो सबसे मजबूत भी पाए जाते हैं। तो ये होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किसके अंदर आया बच्चा, ये आया आपके लिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आया। ये तीसरा पॉइंट था आपके लिए इजी। अब आने वाला है चौथा पॉइंट और आज के लिए लास्ट कंटेंट, क्या है सर, मेटालिक सॉलिड। ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। मेटालिक सॉलिड क्या होता है, देखो जरा, चलो अच्छा इसके अंदर जो और पॉइंटर्स जरा वो भी देख लेते। बिकॉज वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंसेस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। पीछे कुछ मैंने ऐसा बताया था, हाँ सर आपने बोला था लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। इनका कंडक्टिविटी क्या होगा सर, बिल्कुल भी कंडक्टिविटी नहीं है। दे आर गुड इंसुलेटर बट पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। इजी पॉइंट्स हो रहा है एकदम, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं चैलेंज करता हूं आपको, ठीक है। अब आते हैं मेटालिक क्रिस्टल की तरफ। देखो मेटालिक क्रिस्टल में क्या समझना है आपको, पहले वो जरा देख लो। मेटालिक क्रिस्टल का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास मेटल है और इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो मेटालिक चार्ज रहेंगे, मेटालिक आयन ही रहने वाले मेरे, ठीक है। बट सर कैसे, तो जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास एक आयरन है, ये आयरन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, Fe जिसका नंबर है 26। लिखते कैसे हैं, 1s2 2h2 2p6 3h2 3p6 4h2 3d6। जरा चेक कर लो, 10 10 20 6 26, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अब हमको पता है कि यार यहाँ पर 18 नंबर तक 2 2 4 6 यहाँ तक तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ के बंदे क्या है बच्चा, स्टेबल रहेंगे, आर्गन बन जाते हैं, ये लोग आर्गन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं करेंगे, ठीक है। बचा कौन, 4h2 3d6 बचा। ऐसे केसेस में ये 8 इलेक्ट्रॉन ही ऐसे होते हैं जो यहाँ वहाँ भाग सकते हैं, मतलब बॉन्डिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो ऐसे केसेस में टोटल जो प्रोटॉन है बच्चा मेरे पास 26 प्रोटॉन, ठीक है। अभी सोचो कि 26 प्रोटॉन में से सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एक्चुअल में मूव कर सकते हैं। मूव मतलब अपनी जगह से हिल सकते हैं। तो सर ऐसे कितने बच गए, तो लगभग 18 प्रोटॉन बोल सकते हैं कि ये आपके यहाँ पे रहेंगे, 18 प्रोटॉन रहेंगे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। 26 प्रोटॉन टोटल थे, 26 प्रोटॉन तो 26 इलेक्ट्रॉन भी होंगे ऑब्वियस है, बट 26 में से 18 क्या होंगे बच्चा, फिक्स्ड हो गए, फिक्स्ड हो गए, दिख रहा है यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, मूव नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो आर्गन बन चुके हैं। तो 8 बंदे हैं जो मूव कर सकते हैं। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो अगर मैं 26 इलेक्ट्रॉन में से अगर 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, तो 18 इलेक्ट्रॉन वो आएंगे जो इनर्ट गैस के रूप में काम कर रहे हैं, आर्गन के रूप में काम कर रहे हैं। चलेगा, कोई डाउट है बच्चा? तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं कि भाई 26 में से 8 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा 8 प्रोटॉन भी ले लेता हूं मैं, कि इसमें से 8 प्रोटॉन मेरे जो है कि स्टेबल होंगे, किसकी मदद से, 8 इलेक्ट्रॉन की मदद से। ध्यान देना जरा, तो सर 26 प्रोटॉन में से अगर 8 प्रोटॉन माइनस करता तो कितना आ गया, 18 प्रोटॉन आ गए। ये 18 प्रोटॉन आ गए। जरा सोचो कि यहां पर मेरे पास आयरन का इस तरह से पार्टिकल्स है, दिमाग चलाना जरा, आयरन के पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ऑब्वियस से इस तरह से अरेंज रहेंगे। अब हर एक पार्टिकल में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो घूम सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चा, घूम सकता है, सॉरी यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो घूम सकता है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन किसके आजू बाजू घूम सकता है, तो सर 18 प्रोटॉन के आजू बाजू घूम सकता है। नहीं समझा, दिखाता हूं मैं आपको। देखो प्रोटॉन कितना है मेरे पास, 18, इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास, 8 है। तो सोचो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार ये जो मैंने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में पूरा का पूरा क्या है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, 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 इलेक्ट्रॉन है। समझो पहले जरा चीज़ों को। अगर मैं बोलूँगा सर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अपनी जगह बदल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 26 इलेक्ट्रॉन। उसमें से कितने रहेंगे, लास्ट के 8 रहेंगे जो अपनी जगह बदल सकते हैं। जब ये 8 अपनी जगह बदलेंगे, पहले समझो जरा, जब ये 8 अपनी जगह बदलेंगे, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो 8 अपनी जगह जब बदलेंगे तो वहां पर 8 होल करके एक कंसेप्ट आता है, आपने सुना होगा शायद। मतलब जब कोई बंदा अपनी जगह छोड़ता है ना, तो वहां पर एक जगह निशान छोड़ देता है, उसको होल बोलते हैं। मतलब मैं यहाँ पे समझो क्या बोलूंगा, पॉजिटिव चार्ज जैसा बन रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस अपना जगह छोड़ रहा है तो वहां पर 8 पॉजिटिव बन गए। अब समझ में आया? तो सर ये पॉजिटिव बन गए। अब ये सोचो कि एक एक पॉजिटिव के पीछे, मतलब एक जो पॉजिटिव बना उसके आजू बाजू टोटल 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चा, रिवॉल्व करने लगेंगे। क्या करेंगे, रिवॉल्व करने लगेंगे। क्या करेंगे, रिवॉल्व करने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सर इस केस में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा
और प्रोटॉन कम हो जाएगी। सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? देख बच्चा, Fe लिया, हाँ सर, 26 रखा, हाँ सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यस सर, यहाँ तक यूनिट गैस हो गया, यस सर, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस सर। बोलो प्रोटॉन कितने मेरे पास? सर प्रोटॉन टोटल मेरे पास 26 थे, 26 इलेक्ट्रॉन भी थे, 18 कट कर दो, 18 का तो मैं यूज ही नहीं करने वाला हूँ। बचा सिर्फ और सिर्फ 8 वो बंदे हैं जो मूव कर सकते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकते हैं, ठीक है? पहले समझो जरा, 8 इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो क्या बन गए? वो जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस है, और जो जगह छोड़ रहा है वो क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस के बीच में क्या होगा बच्चा? एक अट्रैक्शन होगा। इस तरह के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक क्रिस्टल बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोग समझ नहीं पाते। आप अभी पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर के अंदर होल, और आपको मालूम पड़ेगा कि भाई एक होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वो क्या करता है? वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, ठीक है? कंडक्टर के अंदर सीखेंगे आप, सेमी कंडक्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझ के रखना है कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोग हैं जिनके जाने से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रही है उसके अंदर, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है? चलो जरा देखते हैं, पॉइंटर चला देखें तो और ज़्यादा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो समझाया उसको रिलेट करके आगे बढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा। इन सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब जो लास्ट के 8 इलेक्ट्रॉन थे, आर डीलोकलाइज, अपनी जगह बदल सकते हैं, ओवर द इंटायर क्रिस्टल, लीविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन। भाई ये वही कंसेप्ट है जो मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद फिट बैठ गया होगा दिमाग में कि हाँ यार, सर ने क्या बोला था? आयरन के 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एकदम एंड वाले थे, और इनके जाने के बाद सर ने बोला था कि पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाता। अरे ये तो सेम मैच हो रहा है। Therefore metallic crystals are often described as an arrow of positive ion immersed in a sea of mobile electron। इसका मतलब कि नीचे जो पूरा का पूरा पॉजिटिव बचा हुआ है, अब इस पॉजिटिव के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आके गिरने वाला है, या फिर बोल सकते हैं कि उल्टा कर दो कि भाई जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वो इलेक्ट्रॉन जहां पे जमा होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का समुंदर, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का समुंदर जो है उसके अंदर हमारा मेटालिक बॉन्ड बनने वाला है। तो देयरफॉर मेटालिक क्रिस्टल्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड, इसलिए मेटालिक क्रिस्टल को हम कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, एरो ऑफ पॉजिटिव आयन इमर्ज, मतलब पॉजिटिव आयन हमारा इमर्ज मतलब डुबाया गया है कहां पर? सी ऑफ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि भागते हुए दौड़ते हुए जो इलेक्ट्रॉन का जो समुद्र है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज को डुबाया गया या बनाया गया है। कुछ समझा? देखो ये बॉक्स मैंने जो पीछे बनाया था वो क्या था बच्चा? इलेक्ट्रॉन का बॉक्स। देखो यहाँ पर मैंने बता भी रहा था आपको, ये देखो ये जो बताया ना मैंने, ये देखो ये जो ये, ठीक है? यहाँ पे देख लो, ये समझो कि इलेक्ट्रॉन है पूरा। मैं इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, चलो ये पूरा इलेक्ट्रॉन है बच्चा, ठीक है? अब सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? पूरे पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया मेरे लिए? इलेक्ट्रॉन का समुंदर, ठीक है? अब वो इलेक्ट्रॉन का जो समुंदर है बच्चा, वो कहाँ डुबाया जा रहा है? वो मतलब उसके अंदर किसको डुबाया जा रहा है? तो ये जब ये निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज को मैं इलेक्ट्रॉन के समुद्र के अंदर डुबा रहा हूँ। मतलब सेंटेंस कुछ ऐसा बोल रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसको हम बोलते हैं ओशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन या फिर सी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ में पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है बच्चा? बॉन्डिंग बनती है। क्लियर है? क्लियर है एकदम? चलो, द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन केटायन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट्स द मेटालिक बॉन्ड। देखो केटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, भाग रहा है यहाँ वहाँ, ठीक है? उनके बीच में क्या होगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, दिख रहा है? और उस बॉन्ड को क्या नाम देंगे बच्चा? उस बॉन्ड को बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्ड। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट हो गया। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मेटालिक क्रिस्टल में क्या बोलना है कि सर मेटालिक क्रिस्टल में सबसे पॉइंटर्स ये, भाई मेरे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होने वाले हैं, लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब वो अपनी जगह छोड़ेंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए रेडी होते हैं, और उसकी वजह से केटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है जिसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। कहानी खत्म है। और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? सर ये सॉलिड होते हैं, ये लस्टर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये मेलेबिलिटी दिखाते हैं, ये डक्टिलिटी दिखाते हैं। सर मेलेबिलिटी क्या होता है? हथौड़े से मार मार के उसका शीट बना दो। डक्टिलिटी क्या होता है? सर चेन 50 तोला 50 तोला, जो चेन देखा ना चेन आप लोग ने, वो चेन का तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो मेटालिक क्रिस्टल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, दे आर मेलेबल so that they can be hammered into sheet easily. Metals are ductile so they can be drawn into wires. Metal have good electrical and thermal conductivity. Examples आपके सामने, कोई भी मेटल उठा लो,
ठीक है। अब इसका एक मैंने टेबल रखा हुआ है जो बुक में भी दिया होगा आपको, तो ये शॉर्टकट तरीके से आप इसको एक रिवाइज करने के पैटर्न से बोल सकते हैं कि काफ़ी ईजी हो गया। क्या करेंगे इसके अंदर, पार्टिकल्स ऑफ यूनिट जैसे लिया, कौन से पार्टिकल यूज होंगे आयनिक सॉलिड के अंदर, तो केटायन और एनायन, जिसको हमने नाम दिया था चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने वाला है। और हार्डनेस क्या होगा इसका, तो ये हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। फिर कोवेलेंट के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं, जनरली एटम होता है, यहाँ पर कोवेलेंट फोर्स होगा और ये बहुत हार्ड होते हैं। मॉलिकुलर वाला बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वीक फोर्स होते हैं। तो इसके अंदर मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यूज होगा, मॉलिक्यूल। इसके अंदर चार्ज आयन थे, इसके अंदर एटम था, इसके अंदर मॉलिक्यूल था, ध्यान देना इस बात को। यहाँ पर अलग अलग फोर्स लगेंगे, लंडन फोर्स, डायपोल फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स लगेगा, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा हार्डनेस कम रहती है। मेटालिक आयन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा आंसर होने वाला है। इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स यूज होंगे, मेटालिक बॉन्ड यूज होने वाला, बाकी नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। इनका मतलब वेरिएबल होते हैं ये लोग, सॉफ्ट टू हार्ड भी होते हैं। मर्क्यूरी आपने सुना होगा मेटल के रूप में होता है, लिक्विड होता है। लोहा हार्ड होता है, एकदम मजबूत होता है। तो इस तरह से होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी रेंज याद नहीं करना है, बट ठीक है, पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट 600 से 3000 के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड माना जाता है, ये काफ़ी लो होता है और वो रेंज वाला होता है। कंडक्टर की बात करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्मेट में कंडक्टर रहेंगे, सॉलिड में इंसुलेटर, ये इंसुलेटर और ये गुड कंडक्टर लास्ट वाले। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। तो इस तरह से आज के इस सेशन में आरंभ बैच के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर हमारा जो पहला कंसेप्ट था वो यहां पे खत्म हुआ। सर इसमें से क्या 2025 में से क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मैं सिर्फ सेलेक्टेड एकदम इंपॉर्टेंट, जो एकदम डॉट एकदम इंपॉर्टेंट है कि सर सिर्फ इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन कराइए, तो इतना रिस्क लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा जरा ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं जिसके चांसेस ज़्यादा रहे आने के, या जो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी वैरायटी को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम इंपॉर्टेंट लेने वाले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर को पूरा नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आपके साथ। इसीलिए उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आने के, इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि इस बार पेपर में छपेगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे एक खूबसूरत से सेशन में। अगर आप चैनल पे एकदम पहली बार हो, आपको लग रहा है कि सर आज मैं बस पहला लेक्चर देख रहा हूँ आपका, तो भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन आप ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको फिक्स्ड टाइम पे जो हमारा लेक्चर का शेड्यूल है उस टाइम पे नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आप किसी वजह से लेक्चर मिस भी कर देते हो तो आप बाद में भी देख लीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर करो। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको डिटेल में जिन्यून मिलने वाला है, आपको अंदर से फील आएगा कि सर मेहनत नज़र आ रही है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार फिर से जो हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे, जो जुड़ने वाले हैं, उन सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही गर्व वाला दिन है, तो इस दिन को तो शायद कोई नहीं भूलना चाहेगा। मिलते हैं अगले कंटेंट में, अगले कंटेंट में। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।